हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन में हमने सबसे पहले इवेपोरेशन को देखा। इवेपोरेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, क्यों होता है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, सब कुछ हमने जान लिया। अब एक और जो बारिश का पानी, भाई फिर से एक बार रिपीट करिए, बारिश के पानी के साथ तीन ही चीज तो हो रही है। या तो वो इवेपोरेट होगा, या जमीन के अंदर जाएगा, या जमीन के ऊपर फ्लो करेगा। दैट्स इट, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। तो भाई अगर बारिश का पानी जमीन पर गिरा, बारिश का पानी जब जमीन पर गिरा, गिरने के बाद उस पानी का एक हिस्सा तो इवेपोरेट हो ही रहा है, और वो चल रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है इवेपोरेशन। बारिश के पानी का एक हिस्सा जमीन के अंदर भी तो जा रहा है, और बारिश का पानी जमीन के अंदर में जा रहा है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन। इट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द सॉइल। ग्राउंड से सॉइल के अंदर में पानी के जाने का जो मूवमेंट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। काफी सारी बातें यहां पर हमको करनी है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब थोड़े से कंसेप्चुअल बातें चालू होंगी इस लेक्चर में, तो तब भी नहीं है ज्यादा, लेकिन आगे आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको अब थोड़े 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 कंसेप्ट्स देखने मिलेंगे। अभी तक तो जैसे चीजें एकदम ही फॉर्मूला बेस्ड और सीधे सीधी थियरी चल रही थी, अब थोड़े से, बहुत ज्यादा तो अभी भी नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है ही नहीं इस चैप्टर में, सब्जेक्ट में। थोड़े बहुत कंसेप्ट्स का इंट्रोडक्शन अब धीमे धीमे चालू होगा। इनफिल्ट्रेशन और इसके बाद जो हम रन ऑफ पढ़ेंगे उसमें कंसेप्ट्स की बातें थोड़ी थोड़ी होंगी। खैर, वो जब होंगी तब करेंगे अपन, लेकिन अभी फिलहाल में इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब तो सीधा सिंपल सा है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर, द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द सॉइल। जैसे सपोज करिएगा कि भाई ये सपोज करिए आपका ग्राउंड सरफेस है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। ठीक है भाई, इस ग्राउंड लेवल के नीचे बट ऑब्वियस सी बात है सॉइल ही होगी, और हो सकता है दो अलग अलग प्रकार की सॉइल हो यहां पर। मैं ऐसे रफ एंड स्केच बना के आपको चीजों को समझा रहा हूं। ऐसा कुछ है, ठीक है। बारिश हुई, बारिश होने के बाद बारिश का पानी जब इस जमीन के अंदर पहुंच रहा है, पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि सॉइल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल, जो कि आप सॉइल मैकेनिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो ये बारिश हुई, यहां से ये बादल थे आपके, इन बादलों से ये जो बारिश हो रही है, मैं बाकी इवेपोरेशन और रन ऑफ यहां पर नहीं दिखा रहा हूं। बारिश के पानी का एक हिस्सा जमीन के अंदर में जा रहा है। द प्रोसेस बाय विच द वाटर विल मूव इनसाइड द सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से सॉइल के अंदर में जाने का जो प्रोसेस है पानी का, दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। उसको क्या नाम देंगे हम? उसको नाम देंगे इनफिल्ट्रेशन का। तो इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर, इट इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द सॉइल। ग्राउंड से सॉइल के अंदर में पानी के जाने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, दैट इज एक्चुअली नोन एज इनफिल्ट्रेशन। उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, पहली बात। फिर ये पानी, मैं इन जनरल बता रहा हूं, हमको तो सिर्फ इनफिल्ट्रेशन ही पढ़ना है, लेकिन ये जो पानी इस सॉइल में गया, इस पानी का कुछ हिस्सा यहां से यहां पर भी तो जाएगा, यहां पर भी तो जाएगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पानी पहुंच रहा है, जरूरी नहीं कि यहां पे सॉइल ही हो सकता है यहां पे ग्राउंड वाटर, कुछ भी हो। मीडियम तो चेंज हुआ ना, मीडियम तो चेंज हुआ ना। यहां पर सॉइल थी 1 थी, यहां पे सॉइल 2 है। हो सकता है यहां पे सॉइल हो, यहां पे ग्राउंड वाटर हो, जो भी है, मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मीडियम चेंज हुआ। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पानी जाना परकोलेशन कहलाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पानी जाना परक्यूलेशन कहलाता है, दैट इज नोन एज परकोलेशन। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये बात समझ में आई होगी आपको।
ग्राउंड लेवल से पानी का सॉइल के अंदर में पहुंचना इनफिल्ट्रेशन। ओपन एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर में जब पानी पहुंचा इनफिल्ट्रेशन। एक मीडियम से दूसरे, अब आप बोलोगे सर यहां भी तो मीडियम चेंज हुआ था मीडियम चेंज। ओपन एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर में पानी पहुंच रहा है तो मीडियम तो यहां भी चेंज हुआ है, लेकिन मैं उसको किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, ओपन एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर में पानी पहुंचने का जो प्रोसेस है वो इनफिल्ट्रेशन। फिर एक बार जब पानी ग्राउंड के अंदर पहुंच चुका है, एक बार जब पानी ग्राउंड के अंदर पहुंच चुका है तो ग्राउंड के अंदर ही अंदर जब उसने मीडियम चेंज किया, सॉइल 1 से सॉइल 2 में पहुंचा हो या सॉइल से ग्राउंड वाटर में मिला हो, कुछ भी हो, मीडियम अगर चेंज हुआ है ग्राउंड के अंदर, तो दैट प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर इज नोन एज पर्कुलेशन। उसको पर्कुलेशन कहते हैं। हालांकि हमको पर्कुलेशन यहां पर नहीं पढ़ना है, विल ओनली डिस्कस इनफिल्ट्रेशन। हमको इनफिल्ट्रेशन समझना है, पर्कुलेशन हमारे लिए नहीं है। पर्कुलेशन क्या होता है वो मैंने आपको जरूर बता दिया, बट पर्कुलेशन इज नॉट अ टॉपिक टू बी डिस्कस्ड फॉर गेट। गेट के लिए पर्कुलेशन वगैरह की बातें हमको यहां पर नहीं करनी है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए, तो यहां पर अब इनफिल्ट्रेशन की बात शुरू करते हैं। और इनफिल्ट्रेशन क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द सॉइल। ग्राउंड से सॉइल के अंदर में पानी का मूवमेंट ही कहलाता है इनफिल्ट्रेशन। चलिए तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इनफिल्ट्रेशन की। इनफिल्ट्रेशन, it is the process of the movement of the water. It is the process of movement of water from the ground into the soil. It is the process of the movement of the water फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द सॉइल। ग्राउंड से सॉइल के अंदर में पानी जाने का जो मूवमेंट है, जो प्रोसेस है, उसको हमने कहा इनफिल्ट्रेशन। अब यहीं से एक और टर्म भी डिफाइन कर देता हूं मैं आपके लिए, दैट इज द इनफिल्ट्रेशन रेट। दैट इज इनफिल्ट्रेशन रेट। सेकेंड डेफिनेशन इज इनफिल्ट्रेशन रेट। The second term is infiltration rate। ध्यान से समझते चलिएगा ये सारी चीजें, क्योंकि इस इनफिल्ट्रेशन में, इस लेक्चर में तो नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन आगे आने वाले इनफिल्ट्रेशन के जो लेक्चर्स होंगे उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात होगी। और गेट में क्वेश्चंस मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं वो वहीं से आएंगे। हम कुछ इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स की बात करेंगे आगे, अभी नहीं, इस लेक्चर में कुछ भी नहीं, आगे आने वाले लेक्चर्स में इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स की बातें होंगी। W इंडेक्स and phi index, the most important topic of hydrology। हाइड्रोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है W इंडेक्स और phi इंडेक्स, गेट एंड EAC के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो W इंडेक्स, phi इंडेक्स को बड़े ध्यान से समझना, और बड़ा मजेदार चीज है वो, बड़े आसानी से आपको समझ में आएंगी वो सारी चीजें, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और उसी कंसेप्ट को फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम, रन ऑफ वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे जहां पर हम हाइड्रोग्राफ के बारे में बात करेंगे, वहां पर वापस से W इंडेक्स और phi इंडेक्स को लेके आएंगे। कैसे क्या होगा वो सब आगे की बातें, अभी फिलहाल में यहां पर वापस आते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब तो मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द सॉइल है। किस स्पीड से पानी ग्राउंड से सॉइल के अंदर में जा रहा है, दैट स्पीड इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन रेट। इनफिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द सॉइल। ग्राउंड से सॉइल के अंदर में पानी का मूवमेंट इनफिल्ट्रेशन है। इनफिल्ट्रेशन रेट, कितना पानी इनफिल्ट्रेट हो रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब एक तरीके से स्पीड, किस रेट से, किस स्पीड से पानी सॉइल के अंदर में जा रहा है, तो इट इज द इनफिल्ट्रेशन पर यूनिट टाइम। इट इज द इनफिल्ट्रेशन पर यूनिट, इट इज द इनफिल्ट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्लियर है? इनफिल्ट्रेशन रेट को जनरली हम F से डिनोट करेंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन बोल सकते हो आप एक तरीके से,
द इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी डिनोटेड एज स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे हम आगे इन्फिल्ट्रेशन रेट को। अब ध्यान से सुनेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर हैं, हालांकि है तो अभी थ्योरेटिकल बातें ही और आप बड़े आसानी से उन बातों को समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग ओपन रखिएगा और चीजों को ध्यान से सुनते चलिएगा। तो हमने दो टर्म्स अभी यहां पर फिलहाल में डिफाइन किए हैं, इन्फिल्ट्रेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन रेट। इन्फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस एंड इन्फिल्ट्रेशन रेट इज द स्पीड ऑफ दिस प्रोसेस। इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और ये प्रोसेस किस स्पीड से हो रहा है, उस स्पीड को इन्फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं इस इन्फिल्ट्रेशन रेट की जो यूनिट होगी दैट कैन बी mm पर आवर, पर सेकेंड में तो जनरली नहीं कंसीडर करेंगे, आवर, मिनट, डे इसी में ही चलेगा। करने को तो आप कर सकते हो पर सेकेंड में भी, लेकिन पर सेकेंड में क्या ही इन्फिल्ट्रेशन कैलकुलेट होगा, पर मिनट में क्या ही इन्फिल्ट्रेशन कैलकुलेट होगा। किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। mm पर आवर, mm पर डे, mm की जगह पे सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर डे, इंच में भी हो सकता है, इंच पर आवर, इंच पर डे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो इट इज एक्चुअली लेंथ पर यूनिट टाइम। मतलब एक तरीके से अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलूं आपसे, इन्फिल्ट्रेशन रेट का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बोलूं मैं आपसे, तो दैट इज LT-1। अब ये आपका मन लेंथ, लेंथ मतलब यहां पर डेप्थ है, कितनी डेप्थ तक पानी जा रहा है, कितने टाइम में, सॉइल के अंदर में कितनी डेप्थ तक वो पानी पहुंच रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्चुअली द इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो लेंथ पर यूनिट टाइम, अब वो लेंथ आपका मन mm में नाप लो, सेंटीमीटर में नाप लो, इंच में नाप लो, मीटर में नाप लो, फिट में नाप लो, ये आपके ऊपर। टाइम आपका मन सेकंड में नाप लो, मिनट में नाप लो, आवर में नाप लो, डे में नाप लो, ईयर में नाप लो, वीक में नाप लो, मंथ में नाप लो, आपके ऊपर। तो इसलिए मैंने इतने सारे यूनिट्स याद रखने के बजाय आप याद रखिए LT-1। एल किसी में भी हो सकता है, टी किसी में भी हो सकता है, लेंथ की यूनिट कुछ भी हो सकती है, टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो LT-1 विल बी द इन्फिल्ट्रेशन रेट। क्लियर है बात। अब इन्फिल्ट्रेशन हो गया, इन्फिल्ट्रेशन रेट हो गया, ये दो बात तो हमको समझ में आई। अब बात करते हैं द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द इन्फिल्ट्रेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, चलिए जरा वो देखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इन्फिल्ट्रेशन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो चाहे मैं बोलूं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, चाहे बोलूं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन रेट, बोथ आर सेम थिंग, दोनों सेम चीजें रहेंगी। चाहे इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करें, चाहे इन्फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करें, वन एट द सेम थिंग होगा दोनों बातें। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, जरा प्रैक्टिकली सोचिए और दिमाग लगाइए क्या क्या हो सकता है। पहला, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, जरा ध्यान से फिर से रिपीट करें। तो इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है ग्राउंड से सॉइल के अंदर में पानी जाना। तो कहीं ना कहीं नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल अफेक्ट करेंगे कि नहीं इन्फिल्ट्रेशन को। टाइप ऑफ द सॉइल या नेचर ऑफ द सॉइल, टाइप, नेचर, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। बोलो भाई, ये पहला फैक्टर होगा कि नहीं होगा, विच विल अफेक्ट द इन्फिल्ट्रेशन। The first factor that can affect the infiltration, that will affect the infiltration is the type of soil, nature of soil, property of soil। जो बोलना वो बोलो। अरे भाई, दो सॉइल है, एक सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है, दूसरी सॉइल की परमेबिलिटी कम है। एक सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है, दूसरी सॉइल की परमेबिलिटी कम है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जिस सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है उसमें ज्यादा तेजी से पानी जाएगा, जिस सॉइल की परमेबिलिटी कम है उस सॉइल में कम तेजी से पानी जाएगा। जिस सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है ज्यादा स्पीड से पानी फ्लो करेगा उसके अंदर में, जिस सॉइल की परमेबिलिटी कम है कम स्पीड से पानी फ्लो करेगा। और फिर परमेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उस पर इन्फिल्ट्रेशन भी अफेक्ट कर जाएगा।
तो भाई ये बात हम यहां पर कह सकते हैं, हाईली परमिएबल सॉइल, हाई परमिएबल सॉइल will show high rate of infiltration, जो सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है वो इन्फिल्ट्रेशन भी ज्यादा शो करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर परमेबिलिटी के कारण इन्फिल्ट्रेशन अफेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं परमेबिलिटी जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी उन फैक्टर्स पे इन्फिल्ट्रेशन भी डिपेंड कर जाएगा। भाई सीधी सिंपल सी बात मैंने बोली कि इन्फिल्ट्रेशन परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉइल की परमेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी इन्फिल्ट्रेशन भी उतना ज्यादा होगा, कोई डाउट नहीं है इस बात पे, एकदम क्लियर है ये बात। अब दूसरी बात समझिए कि अगर मेरी सॉइल की परमेबिलिटी किन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो अगर परमेबिलिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है तो इन्फिल्ट्रेशन भी तो उन फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन परमेबिलिटी पे डिपेंड करता था और परमेबिलिटी कुछ और चीजों पे डिपेंड करती है, तो वो इन्फिल्ट्रेशन भी तो उन चीजों पे डिपेंड करना चालू कर जाएगा, जैसे वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल। वॉइड रेशियो ज्यादा होंगे तो परमेबिलिटी ज्यादा होगी, परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स याद करें, सॉइल में आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमेबिलिटी में इफेक्टिव साइज पे डिपेंड करता था। एलन हेजन फॉर्मूला आपने पढ़ा था परमेबिलिटी में, K इज इक्वल टू 100 इंटू D10 का स्क्वायर, मतलब द परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल। जितने बड़े पार्टिकल साइज होंगे सॉइल के अंदर में उतनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी उतना ज्यादा तेजी से इन्फिल्ट्रेशन होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परमेबिलिटी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी रिड्यूस होगी, विस्कोसिटी रिड्यूस होगी तो परमेबिलिटी बढ़ेगी, तो परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। हालांकि यहां पर लिक्विड का मतलब तो पानी ही है और पानी की विस्कोसिटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता टेम्परेचर के कारण, लेकिन फिर भी टेम्परेचर अगर चेंज होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी रिड्यूस होती है, विस्कोसिटी रिड्यूस होगी तो पानी तेजी से अंदर जाएगा, पानी तेजी से अंदर जाएगा तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसी चीजें आप बोल सकते हो। तो पहला फैक्टर रहा दैट इज द टाइप, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। अब मान लीजिए सॉइल की जगह पर वहां पर कंक्रीट का सरफेस होता, ग्राउंड लेवल जो आपका है वहां पर सॉइल की जगह पे कंक्रीट का सरफेस होता, तो यू कैन से द इन्फिल्ट्रेशन विल बी जीरो। आप इजीली कह सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कितना हो जाएगा, वहां पर जीरो हो जाएगा। भाई कंक्रीट अपने अंदर में पानी जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा, और अगर जाने भी दिया तो बहुत कम पानी जाएगा, तो दैट कैन बी अज्यूम टू बी एज जीरो। तो अगर आपका सरफेस इम्परमिएबल है, कंक्रीट का सरफेस है, कंक्रीट इज कैन बी कंसिडर्ड एज अ इम्परमिएबल सरफेस, तो अगर आपका ग्राउंड सरफेस इम्परमिएबल है तो बारिश का पानी ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा एंड यू कैन से दैट इन्फिल्ट्रेशन विल बी जीरो। तो ये तो पहला फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर जो बात करेंगे हम दैट इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है ये। द सेकेंड फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, जो सेकेंड फैक्टर है जो इन्फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, उसको मैं कह रहा हूं रेनफॉल की इंटेंसिटी, बारिश की स्पीड। आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जो धीमी बारिश होती है वो फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए फायदेमंद होती है। ऐसा सुना होगा आपने कहीं ना कहीं लोगों को बोलते हुए। और अगर तेज बारिश होती है तो तेज बारिश मतलब हाई इंटेंसिटी की बारिश पेड़ पौधों, क्रॉप्स, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी के लिए उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। ऐसा सुना होगा कहीं ना। इफेक्टिव तो देखिए हर बारिश फायदेमंद होती है, हर बारिश का फायदा है, लेकिन अगर बारिश धीमी हो रही है तो आप देखोगे कि बोला जाता है कि धीमी बारिश फसलों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, और अगर बारिश तेज हो रही है तो बोला जाता है कि यह तेज बारिश फसलों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। जानते हैं ऐसा क्यों? सुनिएगा। तो मैं सेकेंड फैक्टर डिस्कस करने वाला हूं यहां पर, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल।
रेनफॉल की इंटेंसिटी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जरा देखिएगा कैसे। जैसे सपोज करिए ये आपका ग्राउंड सरफेस है और यहां पर एक ये वाटर बॉडी है, नदी है कोई, ये या कोई वाटर बॉडी है, नदी नाला तालाब जो भी होगा। समझिएगा जरा ध्यान से, है ना बेटा, बड़ी बेसिक सी बात बता रहा हूं लेकिन काम की बात है ये, ठीक है। यहां से बारिश हुई, ये बारिश हो रही है और मैंने कहा हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल हो रही है। अभी इवेपोरेशन को भूल जाइए, अभी भूल जाइए कि इवेपोरेशन नाम की भी कोई चीज है। अभी सिर्फ दो ही चीज दिमाग में लाइए, रन ऑफ और इन्फिल्ट्रेशन। अभी भूल जाइए, अभी साइड में कर दीजिए इवेपोरेशन को। द ओनली टू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर इज इन्फिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ। या तो पानी जमीन के अंदर जा रहा है या पानी जमीन के ऊपर फ्लो कर रहा है। इवेपोरेशन को अभी फिलहाल में दिमाग से मिटा दीजिए। तो अब जो बारिश का पानी है, उस बारिश के पानी के साथ दो ही चीज हो रही है, या तो वो जमीन के अंदर जाएगा या उसका एक हिस्सा जमीन के अंदर जाएगा और एक हिस्सा जमीन के ऊपर फ्लो करेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो बारिश हो रही है यहां पर, ये हाई इंटेंसिटी की बारिश है, ऐसा माना हमने। द रेनफॉल विच इज ऑकरिंग इज ऑफ हाई इंटेंसिटी। तेजी से पानी गिर रहा है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये पानी गिर रहा है, तेजी से पानी गिर रहा है। जब पानी की स्पीड तेज होगी, जब पानी की स्पीड तेज होगी तो इस पानी का इस ग्राउंड के साथ जो कांटेक्ट टाइम रहेगा वो भी कम हो जाएगा। अरे तेज स्पीड से पानी गिर रहा है ना, बारिश तेज हो रही है, तो तेज बारिश इस ग्राउंड के साथ बहुत ज्यादा देर तक कांटेक्ट में नहीं रहेगी। और अगर इस ग्राउंड के साथ बहुत ज्यादा देर तक कांटेक्ट में नहीं रही तो मिट्टी, यहां इस ग्राउंड पे जो मिट्टी थी उसको मौका नहीं मिल पाएगा उस पानी को अपने अंदर में खींचने का। भाई मिट्टी पानी को अपने अंदर में खींचेगी, मिट्टी पानी को अपने अंदर में इन्फिल्ट्रेट करेगी। कब? जब उस मिट्टी और उस पानी के बीच का कांटेक्ट पीरियड ज्यादा होगा। भाई मिट्टी को पानी एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा तो समय देना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि पानी डाला और खट से अंदर हो गया, कुछ समय तो देना पड़ेगा ना। अगर पानी तेजी से गिर रहा है मिट्टी के ऊपर में तो उस पानी और इस मिट्टी के बीच का कांटेक्ट पीरियड काफी कम रहेगा, और कांटेक्ट पीरियड कम रहा तो वो पानी मिट्टी में जाने के बजाय मिट्टी के ऊपर ही फ्लो करता हुआ इस नदी नाले तालाब में जाके मिल जाएगा। थोड़ा बहुत जमीन के अंदर जाएगा, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन द मैक्सिमम वाटर विल फ्लो ओवर हेयर। और आप देखोगे कि नदी नाले तालाब का वाटर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। तो अगर हाई इंटेंसिटी की बारिश हो रही है तो याद रखिएगा बेटा, रन ऑफ ज्यादा होगा, रन ऑफ ज्यादा मिलेगा और इन्फिल्ट्रेशन कम मिलेगा। रन ऑफ ज्यादा होगा, इन्फिल्ट्रेशन कम होगा। आई बात समझ में? प्रैक्टिकल सी बात है ये। और तभी आप देखते हो कि जब तेज बारिश होती है, 1 घंटा भी अगर बहुत तेज बारिश हो गई तो आप देखना आपके घर के आसपास का नदी नाले तालाब का लेवल एकदम से राइज कर जाएगा। ये कब होता है? जब तेज बारिश होती है। धीमी बारिश में नदी नाले तालाब का लेवल एकदम से राइज नहीं करेगा। क्यों? बताऊंगा अभी। लेकिन अगर बारिश तेज है तो मिट्टी के अंदर में पानी कम जाएगा, मिट्टी के ऊपर में ही पानी फ्लो करता रहेगा और किसी ना किसी वाटर बॉडी पे जाके मिल जाएगा और इस वाटर बॉडी का लेवल एकदम से राइज कर जाएगा। तो किसी भी नदी नाले तालाब का वाटर लेवल राइज करने के लिए हाई इंटेंसिटी की बारिश रिस्पॉन्सिबल होती है। कम इंटेंसिटी की बारिश कभी भी नदी नाले तालाब का लेवल बहुत ज्यादा राइज नहीं कर पाती। या आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, एकदम रिमझिम 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 10 दिन तक भी बारिश हो जाए, 10 दिन तक लगातार बारिश हो रही है, एकदम रिमझिम वाली बारिश, आप देखना नदी नाले तालाब के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। लेकिन अगर वहीं आपके शहर में, आपके एरिया में 2 घंटे तक बहुत तेज बारिश हो गई, एकदम धुआंधार वाली बारिश हो गई, तो आप देखोगे आपके आसपास के नदी नाले तालाब का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। नदी नाले तालाब एकदम से फ्लो करना चालू कर देते हो, खतरनाक पानी फ्लो करना चालू कर देता है। द रीजन इज दिस वन। हाई इंटेंसिटी की बारिश आएगी
तो इस बारिश का इस मिट्टी के साथ कांटेक्ट पीरियड बहुत कम होगा, और कांटेक्ट पीरियड कम होगा तो मिट्टी के अंदर में पानी नहीं जा पाएगा, मैक्सिमम पानी ग्राउंड के ऊपर से ही फ्लो करता हुआ इस नदी नाले तालाब से जाके मिल जाएगा। द वाटर लेवल ऑफ द वाटर बॉडी विल राइज इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज हाई। अगर बारिश की इंटेंसिटी ज्यादा है तो नदी नाले तालाब का लेवल ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि रन ऑफ ज्यादा मिलेगा, इनफिल्ट्रेशन कम होगा। वहीं इसका उल्टा समझिए कि अगर ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये आपका कोई वाटर बॉडी है, यहां पर यहां से बारिश हो रही है, लेकिन ये लो इंटेंसिटी की बारिश थी, लो इंटेंसिटी की बारिश थी, तो ये बारिश धीमी धीमी इस ग्राउंड पे आएगी। बारिश की स्पीड कम है तो इस बारिश का मिट्टी के साथ कांटेक्ट पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि बारिश की स्पीड कम है। बारिश की स्पीड कम है तो इस बारिश का इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट पीरियड बढ़ जाएगा, और क्योंकि बारिश का कांटेक्ट पीरियड बढ़ गया, पानी का और मिट्टी के बीच का कांटेक्ट पीरियड बढ़ गया, तो कांटेक्ट पीरियड बढ़ने से क्या होगा, कांटेक्ट पीरियड बढ़ने से मिट्टी को समय मिल जाएगा इस पानी को अपने अंदर खींचने के लिए। द सॉइल विल गेट इनफ टाइम फॉर द इनफिल्ट्रेशन। तो अगर लो इंटेंसिटी की बारिश होगी तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पानी इस ग्राउंड के अंदर में पहुंचेगा। हाई इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, और जो रन ऑफ, ऐसा नहीं है कि रन ऑफ नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत कम। इसलिए आप देखोगे कि इस नदी नाले तालाब में वाटर लेवल बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। कब? अगर लो इंटेंसिटी की बारिश है तो मैक्सिमम पानी इनफिल्ट्रेशन में जाएगा, रन ऑफ कम मिलेगा आपको। इसीलिए बोला जाता है धीमी बारिश क्रॉप के प्रोडक्टिविटी के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि अगर बारिश धीमी हो रही है तो मैक्सिमम पानी जमीन के अंदर जाएगा, मैक्सिमम पानी जमीन के अंदर जाएगा, जितना पानी जमीन के अंदर जाएगा यहां का वाटर लेवल भी उतना राइज करेगा, और क्रॉप्स को भी सफिशिएंट वाटर अवेलेबल हो जाएगा फॉर देयर लाइवलीहुड। प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए जो पानी चाहिए, प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो पानी चाहिए, वो मैक्सिमम मिलेगा कब? जब लो इंटेंसिटी की बारिश होगी, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दिस रेनफॉल विल बी यूज्ड इन इनफिल्ट्रेशन एंड द रन ऑफ विल बी वेरी लेस। इसलिए आप देखोगे आपके एरिया के नदी नाले तालाब का वाटर लेवल बहुत ज्यादा राइज नहीं करता है अगर लो इंटेंसिटी की बारिश होती है, और तेज बारिश होती है तो आप देखोगे रन ऑफ ज्यादा होगा, इनफिल्ट्रेशन कम होगा। यही कारण है कि तेज बारिश में आपके आसपास की जो रोड्स वगैरह होती है एकदम साफ सुथरी हो जाती है, क्योंकि पूरा कचरा बह जाता है। ये पानी जमीन के ऊपर बह रहा ना भाई, तो ये बहता हुआ पानी अपने आसपास के कचरे को भी बहा के ले जाएगा, एकदम साफ सुथरा एरिया दिखता, कीचड़ नहीं होता ज्यादा। तेज बारिश में आप देखना कभी भी कीचड़ नहीं होगा, रोड वगैरह एकदम साफ सुथरी दिखेंगी। जबकि जब धीमी बारिश होती है तो धीमी बारिश में जगह जगह पे कीचड़ पड़ा होता है, क्योंकि पानी फ्लो ही नहीं कर रहा ना वहां पर। पानी तो मिट्टी के साथ मिलकर अंदर चला जा रहा है, पानी फ्लो करता तभी तो वो अपने साथ चीजों को फ्लो बहा के ले जाता। यहां पर फ्लो ही नहीं है ज्यादा, तो मैक्सिमम पानी जमीन के अंदर जा रहा है, इसलिए कीचड़ होता ज्यादा। धीमी बारिश में कीचड़ क्यों होता ज्यादा? द रीजन इज दिस। तेज बारिश में आसपास की रोड वगैरह एकदम साफ सुथरी दिखने लगती है, ऐसा लगता है कि झाड़ू लग गई है वहां। होता नहीं। जो बारिश का पानी, क्योंकि रन ऑफ ज्यादा होता है ना तेज बारिश में, तो तेज बारिश में रन ऑफ ज्यादा रहता है, तो वो रन ऑफ का पानी अपने साथ फ्लो करा के ले जाता है, कीचड़ को भी, कचरे को भी, सबको साफ सुथरा हो जाता है एरिया। क्लियर हो गई बात? तो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल भी आपके इनफिल्ट्रेशन को अफेक्ट करती है। अगर हाई इंटेंसिटी की बारिश है तो इनफिल्ट्रेशन विल बी लेस, लो इंटेंसिटी की बारिश है तो इनफिल्ट्रेशन विल बी हाई। ठीक है ना? तो हम यहां पर कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल के लिए कि हाई इंटेंसिटी की बारिश, हाई इंटेंसिटी की बारिश विल प्रोड्यूस लेस इनफिल्ट्रेशन। मतलब मैं कह सकता हूं कि इनफिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल।
बोलो भाई, इनफिल्ट्रेशन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना कम इनफिल्ट्रेशन होगा। क्लियर है बात? तो दिस इज द सेकेंड फैक्टर दैट विल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन। ये हो गया मेरा सेकेंड फैक्टर। और कौन सा फैक्टर हो सकता है जो कि इनफिल्ट्रेशन के रेट को अफेक्ट करेगा? दैट इज ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। कितनी देर तक पानी गिर रहा है, इससे भी अफेक्ट होगा। तो द थर्ड फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस इज द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। कैसे होगा भाई? ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल और इनफिल्ट्रेशन में क्या रिलेशन होना चाहिए? ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल और इनफिल्ट्रेशन में क्या रिलेशन होना चाहिए? अरे सीधा सिंपल सा रिलेशन होगा। आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी है, आपके सामने खाना आया, आप मतलब मिट्टी, जो खाना है मान लीजिए दैट इज वाटर, मतलब एनालॉजी समझिएगा, मिट्टी की पानी एब्जॉर्ब करने की जो स्पीड है या जो प्रोसेस है वही तो इनफिल्ट्रेशन है। उसी प्रकार आप टेबल पे बैठे हो, भयानक भूख लगी है, बहुत तेजी की भूख लगी है, आपके सामने एकदम से खाना आया। शुरुआत में क्योंकि आप भूखे थे, आपके खाने की स्पीड ज्यादा रहेगी, शुरुआत में आप तेज तेज से खाओगे। जैसे जैसे वो खाना पेट में जाता जाएगा आपके खाने की स्पीड कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। जीरो तो नहीं होगी कभी, जीरो तो कभी नहीं होगी, लेकिन कम तो हो जाएगी। लगातार 3 घंटे तक टेबल में बैठ के आपको जबरदस्ती खाना खिलाया जाए, शुरुआत में भूख लगी तो शुरुआत में तो आपने तेजी तेजी से खाना खा लिया, लेकिन जबरदस्ती आपको बोला जाए कि 3 घंटा बैठ के खाना खाना ही है आपको, तो क्या होगा? एक समय के बाद आपकी स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी। क्योंकि ड्यूरेशन, भाई आपकी तो एक कैपेसिटी है ना, खाना खाने की आपकी एक कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर खाना खिलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को कंपनसेट करने के लिए स्पीड को स्लो डाउन करोगे कि नहीं करोगे? तो भाई मिट्टी के पानी एब्जॉर्ब करने की स्पीड होती है जिसको हमने इनफिल्ट्रेशन रेट कहा। शुरुआत में तो मिट्टी बहुत तेजी से पानी को एब्जॉर्ब करेगी, शुरुआत में तो सॉइल बहुत तेजी से पानी को एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि मिट्टी को भूख लगी थी। लेकिन लगातार पानी गिरता जा रहा है, लगातार पानी गिरता जा रहा है, भले धीमा पानी गिर रहा हो, लेकिन मिट्टी की वाटर एब्जॉर्ब करने की एक कैपेसिटी होगी ना, उससे ज्यादा भी पानी अगर उसको मिलने लगे तो वो नहीं कर पाएगी। जीरो नहीं होगा कभी, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर रेनफॉल का ड्यूरेशन बढ़ता है तो इनफिल्ट्रेशन की स्पीड कम होना चालू हो जाती है। तो वी कैन से दैट इनफिल्ट्रेशन, हम कह सकते हैं कि जो इनफिल्ट्रेशन है आपका इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल। इनफिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। जितनी ज्यादा देर तक पानी गिरेगा उतनी कम इंटेंसिटी होगी बारिश की। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग दीज पॉइंट्स। ये सारी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी बातें। देखिए कंसेप्ट क्या लगा यहां तक, कौन सा कंसेप्ट की बात हो गई यहां पर, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। इसलिए हाइड्रोलॉजी शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि इस पूरे सब्जेक्ट में जो बात आप अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला, फॉर्मूले को साइड में कर दीजिए, लेकिन जो थियरी आप पढ़ रहे हो ये थियरी बताइए ना, इसमें कौन सा ऐसा कंसेप्ट यूज हो गया जिसके लिए बीई सिविल होना जरूरी है आपको या बीटेक सिविल होना जरूरी है। टेक्निकल टर्म्स हैं वो बात समझ में आ रही है, लेकिन टेक्निकल टर्म को अगर मैं एक बेसिक तरीके से बात करूं तो ये सारी चीजें तो एक आम जनता जो है वो भी जानती है। भले आम पब्लिक को ये नहीं पता कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, लेकिन हाँ ये तो पता है कि बारिश तेज होगी तो पानी बहेगा रोड पर, और बारिश कम होगी तो मैक्सिमम पानी जमीन के अंदर में जाएगा। ये तो कोई भी आदमी बता सकता है। हम उसको थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ रहे हैं, उनके थोड़े से टर्मिनोलॉजीज वगैरह के साथ पढ़ रहे हैं उन सब चीजों को, बाकी है तो वही काम, कर तो वही रहे हम भी। तो ये 3 फैक्टर्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे, द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो इससे एक बात समझ में आ रही है मुझे, एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है
इस चीज को समझिएगा ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल से, क्योंकि इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करेंगे आगे हम अभी। ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल से एक बात मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुई है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा बारिश का, वैसे वैसे मिट्टी का जो इन्फिल्ट्रेशन रेट था, मिट्टी की जो इन्फिल्ट्रेशन की स्पीड थी, वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगी। जीरो नहीं होगी कभी, जीरो कभी भी नहीं होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि मिट्टी पानी एब्जॉर्ब करना ही बंद कर दे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर है बात? तो दीज आर द थ्री फैक्टर्स जो कि आपके इन्फिल्ट्रेशन के रेट को या इन्फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। हमने इन्फिल्ट्रेशन जाना क्या है, इन्फिल्ट्रेशन रेट जाना क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन जान लिया। अब बात करता हूं मैं एक और टर्म की, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, ये कैपेसिटी नाम की चीज कहां से आ गई भाई? कैपेसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का बेसिक मतलब होता है क्षमता। आपकी कैपेसिटी कितना खाना खाने की है, ये आपकी कैपेसिटी तो होगी ना। कितनी कैपेसिटी है आपकी, दैट मीन्स क्षमता, मैक्सिमम कितना खा सकते हो आप। तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? इट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। मैक्सिमम किस स्पीड से सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, वो उसकी कैपेसिटी होगी। मतलब क्या मैं कह सकता हूं, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन रेट। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन रेट, क्योंकि मुझे पता है इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। इट इज द स्पीड, ये लिखा है हमने शायद, it is the infiltration per unit time, that is the speed of infiltration. It is the speed of infiltration, या you can say it as infiltration per unit. It is the infiltration per unit time. तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्पीड। मैक्सिमम कितनी स्पीड से इन्फिल्ट्रेट हो सकता है पानी, वो उस सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एक ही चीज है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी उस इन्फिल्ट्रेशन रेट की मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं, और किसी भी सॉइल के लिए इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी फिक्स होगी। इन्फिल्ट्रेशन रेट चेंज हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट चेंज हो सकता है, लेकिन कैपेसिटी तो फिक्स होगी भाई। कैपेसिटी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना। अरे सिंपल सी बात समझिएगा, आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, उस पर एक स्पीडोमीटर होता है, उस पर एक स्पीडोमीटर होता है जो कि आपकी स्पीड बताता है। बाइक वगैरह में मैक्सिमम कांटा मेरे ख्याल से 120 तक जाता है, आइडिया याद नहीं मुझे कितना, मैक्सिमम 120 तक जाता है, वो कैपेसिटी है, उससे ज्यादा नहीं चला सकते, उससे ज्यादा नहीं चला सकते आप इस गाड़ी को, कितना भी फुल एक्सेलरेटर कर दो, मैक्सिमम कांटा 120 किलोमीटर पर आवर तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। है ना बात सही? 120 160 जो भी रहे, डिपेंडिंग ऑन द सीसी ऑफ द बाइक, बाइक कितने पावर की है उसके हिसाब से। अब स्प्लेंडर में तो 160 का नहीं देगा ना कांटा, स्प्लेंडर में 120 रहता है शायद, रेसिंग बाइक्स जो है उसमें 160 240 भी रहता है। खैर जो भी है, स्पीडोमीटर का जो कांटा है, ये स्पीडोमीटर होता है आपका, ऐसा कुछ स्पीडोमीटर होता है ना। ये स्पीड्स लिखी रहती है यहां पर आपकी, है ना, ये स्पीड्स रहती हैं आपकी। तो कांटा कहां तक जा रहा है, वो कैपेसिटी है ना। ये 0 10 20 30 40 50 60
आप एक्सेलरेटर देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, ये कांटा घूमते 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 140 तक पहुंचेगा, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा। ये कैपेसिटी है, दिस इज द कैपेसिटी जो कि फिक्स रहेगा, कुछ भी कर लो आप, दिस इज कैपेसिटी, ये फिक्स रहेगी वैल्यू, इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अभी फिलहाल में आप 20 पे चल रहे हो, ये आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट है, ये इन्फिल्ट्रेशन रेट है। फिर आपने एक्सेलरेशन बढ़ाया, 30 की स्पीड पे आ गए, ये आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट है। लेकिन मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो भैया? 140 तक, ये तो फिक्स रहेगा ना। तो किसी भी सॉइल के लिए इन्फिल्ट्रेशन रेट चेंज हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी फिक्स रहेगी। आई कि नहीं बात समझ में? द इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल कैन चेंज बट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विल बी फिक्स्ड। ये कैपेसिटी है, ये चेंज नहीं हो सकती कभी भी, ये तो इतनी ही रहेगी। हाँ, ये रेट चेंज कर सकते हो आप, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 50, कुछ भी कर सकते हो। तो यहां पर एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन रेट कैन चेंज, इन्फिल्ट्रेशन रेट कैन चेंज बट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज फिक्स्ड या कांस्टेंट फॉर अ सॉइल। फॉर अ सॉइल इन्फिल्ट्रेशन रेट चेंज हो सकता है, लेकिन उस सॉइल की कैपेसिटी तो फिक्स होगी। भाई रोड पर ट्रैफिक कितना है, खाली रोड है या भरी हुई रोड है, रोड की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से आपकी गाड़ी चलाने की स्पीड चेंज होती रहेगी समय समय पर। द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द स्पीड विथ विच यू आर मूविंग, जिस स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो रोड पर, उस स्पीड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। रोड की कंडीशन, ट्रैफिक कितना है, आपकी बाइक की कंडीशन क्या है, चलाने वाला कैसा है, इन सब पे डिपेंड करेगी आपकी गाड़ी चलाने की स्पीड। लेकिन उस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड तो 140 ही होगी, कुछ भी हो जाए, चाहे रोड कैसी हो, चाहे कुछ भी कैसा हो, चाहे रोड पर भीड़ हो ना हो, रोड पे गड्ढे हो ना हो, आप कितने भी अच्छे चलाने वाले हो या नहीं चलाने वाले हो, कुछ भी हो जाए, गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड तो 140 किलोमीटर पर आवर की ही रहेगी। लेकिन आपके हिसाब से आपका गाड़ी चलाने की स्पीड आप चेंज कर सकते हो, वो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन की जैसी बात हो गई। लेकिन मैक्सिमम कितनी स्पीड से वो गाड़ी चल सकती है, वो 140 ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी तेज बारिश हो, चाहे धीमी बारिश हो, चाहे देर तक बारिश हो, चाहे कम देर तक बारिश हो, चाहे मिट्टी हाईली परमिएबल हो, चाहे लो परमिएबल हो, उस पर्टिकुलर सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो फिक्स रहेगी। लेकिन उस सॉइल के अंदर में आने वाला पानी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल, टाइप ऑफ द सॉइल वगैरह वगैरह। क्लियर है बात? तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मतलब भी आपको क्लियर हो गया। अब अगर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मतलब क्लियर हो गया, तो एक सिंपल सी बात समझिएगा। लेट अस से कि सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी चलिए मैं कह दे रहा हूं एफ मैक्स, दिस इज द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल लेट अस से इज आई। इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल कितनी है? आई के बराबर, और सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है? एफ मैक्स के बराबर। दो सिंपल सी बातें मैं लिख रहा हूं, जरा सोचिएगा और बताइए, समझिएगा क्या बातें हैं। अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स, अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स, तो क्या होगा? जो बारिश हो रही है वो सॉइल की कैपेसिटी से कम की इंटेंसिटी की हो रही है। आपकी भूख है 5 रोटी खाने की, लेकिन आपके सामने रखी हुई है 2 ही रोटियां, क्या होगा? 2 की 2 गायब हो जाएंगी थाली से।
अरे आपकी कैपेसिटी तो 5 रोटी खाने की थी ना, लेकिन आपके सामने अभी फिलहाल में 2 ही रोटी रखी हुई है, तो क्या होगा, वो 2 की 2 तो साफ हो जाएंगी रोट थाली में से, खा लोगे आप पूरा। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज लेस देन और इक्वल टू द कैपेसिटी, क्या मैं कह सकता हूं पूरा का पूरा पानी इनफिल्ट्रेट होगा, ओनली इनफिल्ट्रेशन एंड नो रन ऑफ। कहां से रन ऑफ होगा, अरे कुछ बचना तो चाहिए, मिट्टी की भूख थी एफ मैक्स के बराबर, मिल रहा है उसको आई बराबर का खाना, वो तो पूरा खाना खा लेगी भाई, है ना। लेकिन अगर इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन एफ मैक्स हुआ, इफ द इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, तो क्या होगा, आपकी भूख है, आप खा सकते हो 5 रोटी, आपकी थाली में रख दी गई हैं 8 रोटियां, आपकी भूख है 5 रोटी खाने की, लेकिन आपकी थाली में रखी गई हैं 8 रोटियां, तो 5 तो खा लोगे लेकिन 3 नहीं खा पाओगे ना। तो यहां पर क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन होगा कितना, एफ मैक्स के बराबर का, और रन ऑफ होगा आई माइनस एफ मैक्स के बराबर का। यहां पे आपको रन ऑफ भी मिलेगा कितना, आई माइनस एफ मैक्स के बराबर का। अरे प्रैक्टिकल सी बात है यार, सोच के देखो, आपकी कैपेसिटी 5 रोटी खाने की है और आपकी थाली में अगर 2 ही रोटी रखी जाए, तो आप थाली में खाना छोड़ोगे क्या, आप तो वो पूरा का पूरा खा लोगे ना। खाना कब छोड़ोगे थाली में, जब आपकी कैपेसिटी 5 रोटी खाने की थी लेकिन आपकी थाली में 8 रोटी सर्व कर दी जाए, तो वो 3 रोटी तो छोड़ दोगे आप। भाई आप अपनी कैपेसिटी के बराबर ही खा सकते हो ना मैक्सिमम, उससे ज्यादा अगर कुछ है तो वो तो बाहर हो जाएगा। तो आपकी कैपेसिटी तो एफ मैक्स के बराबर की थी ना, तो अगर बारिश की इंटेंसिटी एफ मैक्स से ज्यादा है, तो एफ मैक्स तक का पानी, एफ मैक्स तक का खाना तो मिट्टी खा लेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो कितना है, आई माइनस एफ मैक्स, वो पानी कहां जाएगा, रोड के ऊपर में बहेगा इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ, वो रन ऑफ के रूप में दिखेगा वो पानी आपको, दैट वाटर विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ। क्लियर हो गई बातें, ये होता है आपका इनफिल्ट्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनफिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, ये सारी बातें हमने अभी इस लेक्चर में करी। वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इनफिल्ट्रेशन, वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इनफिल्ट्रेशन रेट, वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। हमने इनफिल्ट्रेशन समझ लिया, हमने इनफिल्ट्रेशन रेट को समझ लिया, हमने इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को समझ लिया, और ये बात भी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो फिक्स्ड रहेगी फॉर अ सॉइल, किसी भी सॉइल के लिए इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो फिक्स रहेगी, लेकिन इनफिल्ट्रेशन रेट इज वेरिएबल फॉर अ सॉइल। जो इनफिल्ट्रेशन का रेट है वो वेरिएबल है, लेकिन इनफिल्ट्रेशन की कैपेसिटी तो फिक्स रहेगी। ये बहुत काम की बात बोल रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि ये जो 2 चीज मैंने आपको यहां पर लिखी है, ये आपके आगे आने वाले कंसेप्ट्स में यूज होगी जब हम इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स पढ़ेंगे, डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है, फाई इंडेक्स क्या होता है, जब ये बातें करेंगे तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे हम। और ये वाला कंसेप्ट जो मैंने यहां पर बताया आपसे कि अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो सिर्फ इनफिल्ट्रेशन होगा, रन ऑफ नहीं होगा। और अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो रन ऑफ होगा, कितना होगा, आई माइनस एफ मैक्स बराबर का। बहुत काम की बात है ये बात अभी आगे जब हम डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स पढ़ेंगे, अगर ये दिमाग में बैठ गया आपके, अगर ये पर्टिकुलर चीज आपके दिमाग में बैठ गई, डब्ल्यू इंडेक्स फाई इंडेक्स ऐसे चुटकियों में होता है। डब्ल्यू इंडेक्स फाई इंडेक्स का कंसेप्ट, डब्ल्यू इंडेक्स फाई इंडेक्स के न्यूमेरिकल ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे, अगर ये 2 बातें आपने क्लियरली आपने अपने दिमाग में बिठा ली तो। एंड आई होप क्लियरली बैठ भी गई होंगी आपके दिमाग में ये सारी बातें।
कि भाई इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल अगर कम है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो सारा का सारा पानी इनफिल्ट्रेशन में जाएगा, क्या ही रन ऑफ प्रोड्यूस होगा भाई। और अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल ज्यादा है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो रन ऑफ भी प्रोड्यूस होगा। कितना? I माइनस एफ मैक्स बराबर का। I इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, एफ मैक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनफिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कहते हैं। तो I माइनस एफ मैक्स बराबर का प्रोड्यूस होगा रन ऑफ वहां पर। बहुत काम की चीज बोली है ये। इससे पूरा W इंडेक्स और फाई इंडेक्स का कंसेप्ट यहीं से आएगा। जो W इंडेक्स और फाई इंडेक्स हम पढ़ेंगे आगे, उस W इंडेक्स और फाई इंडेक्स का कंसेप्ट यहीं से जनरेट होगा। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम इनफिल्ट्रेशन की कुछ और बातें करेंगे, अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा इनफिल्ट्रेशन का, उसमें हम बात करेंगे रिलेटेड टू एक मैथमेटिकल मॉडल डिस्कस करेंगे, जिसको हॉर्टन्स मॉडल कहा जाता है। क्या होता है? बड़ी आसान सी बात है, बड़े आसानी से आप उसको समझ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसका एक सैंपल प्रॉब्लम करेंगे, कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे जो गेट में पूछे गए थे, एंड देन विल मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाइड्रोलॉजी, दैट इज इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स, दैट इज W इंडेक्स एंड फाई इंडेक्स। तो अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा, उसमें हम एक इनफिल्ट्रेशन के पैटर्न की बात करेंगे एक मैथमेटिकल मॉडल से। मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है? मैथमेटिकल मॉडल कुछ और नहीं होता। मैथमेटिकल मॉडल मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन, एक मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करेंगे हम, जिसको हम कहते हैं हॉर्टन्स इक्वेशन। हॉर्टन्स इक्वेशन की बात करेंगे। हॉर्टन कोई साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने इस बारे में बात की थी। कहाँ के थे, क्या थे, नहीं पता अपन को, ना ही पता करना है। तो हॉर्टन्स इक्वेशन की बात करेंगे, एंड दूसरी बात होगी आपकी हॉर्टन्स कर्व की। हॉर्टन्स इक्वेशन एंड हॉर्टन्स कर्व। हॉर्टन कुछ और, हॉर्टन का मतलब मत याद करने लगे। हॉर्टन इंसान का नाम है। कोई साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने इनफिल्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ बातें करी थी। तो हॉर्टन्स इक्वेशन क्या होती है, हॉर्टन्स कर्व क्या होता है, और इस कर्व से हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी बातें होंगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।